काम करता है? तो जैसी बात है, मंत्री परिषद जो एक सलाह लेगी उसके अकॉर्डिंग कार्य होगा। और ये इतनी गुप्त चीज होती है कि ये रिलीज नहीं पता चलेगा आपको कि किससे रिक्रूट किस देश में कौन है। पता चल जाए तो दूसरे देश के एजेंट उसे मार न गिराएं। नहीं, ऐसा कुछ, ये सिर्फ एक ब्लैकमेल पावर है, इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। सबसे पहली खास बात आप ये सीख लो, इट्स अ ब्लैकमेलिंग पावर। किसकी ब्लैकमेलिंग पावर कितनी ज्यादा स्ट्रांग है? न्यूक्लियर वार नहीं होने जा रहा, कहीं भी प्रेशर बनाए जाएंगे, न्यूक्लियर वार बिल्कुल नहीं होने जा रहा। ब्लैकमेलिंग पावर, बाकी कुछ नहीं होता। क्योंकि जिस देश के पास है, सपोज करो उसे ये पता है कि अगर उसने एक चला दिया तो वो कहां रहेगा। तो ब्लैकमेलिंग पावर इससे स्ट्रांग होती है, बाकी कुछ नहीं होता, इस्तेमाल कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, लिख लेना, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनाध्यक्ष, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनाध्यक्ष होता है। प्रधान सेनाध्यक्ष ब्रैकेट में लिख लेना सर्वोच्च कमांडर। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनाध्यक्ष ब्रैकेट में लिख लेना सर्वोच्च कमांडर। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनाध्यक्ष या सर्वोच्च कमांडर। किसी भी देश के साथ जब युद्ध की घोषणा करनी होती है तो राष्ट्रपति के ही नाम से हो रही होती है, तो जो युद्ध होगा ये इसकी सैन्य शक्ति होगी, कंफर्म। और जैसे ही शांति की घोषणा करनी होगी, इसका मतलब युद्ध बंद किया जा रहा होगा, इसकी सैन्य शक्ति में यहां काउंटेबिलिटी कर ली जाती है। किसी भी देश के साथ युद्ध किसी भी देश के साथ युद्ध एवं शांति की घोषणा, प्रेसिडेंट में बहुत कर चुके, अब हमें आ जाना है डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट पर। क्योंकि जैसे पॉलिटी ऑफ होगी तो फिर ये आप लोग तय कर लेना कि इसमें ज्योग्राफी चलनी है या इकोनॉमिक्स चलनी है। क्या सेनाध्यक्ष जो आ रहे होंगे अपने कॉलेजियम सिस्टम से, ठीक है, जो सेनाध्यक्ष आएंगे अपने कॉलेजियम सिस्टम से आएंगे। कॉलेजियम का मतलब वरिष्ठता क्रम, ठीक है। जैसे कुछ दिन पहले एक जगह का कॉलेजियम सिस्टम बिगाड़ने की कोशिश की गई थी सुप्रीम कोर्ट का, तो यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम को हटाया जाता है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से जज निर्धारित होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद मामले पर सुनवाई की, संसद में कानून बना दिया गया था। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर को तुरंत समाप्त किया, कहा ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुसार बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट में चयन का आधार जो चल रहा होगा वरिष्ठता क्रम या कॉलेजियम सिस्टम। सेम काम आपके सेना में भी लागू होता है। क्या? नहीं नहीं, किसमें? आरबीआई कह रहे हो या आर्मी कह रहे हो? आरबीआई में कॉलेजियम सिस्टम की जगह रिक्रूटमेंट हो रही होती है, पूरा एक टीम होगी और देखा जाएगा कि इस बार किसे आरबीआई का गवर्नर बनाना है। अगर ऐसी बात होती तो यही ऊपर की तरफ आ रहे होते, अचानक पता चलता है कि एक ऑक्सफोर्ड में थे और उन्हें लाकर आरबीआई का गवर्नर बना दिया गया। ये नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट। और दीपक मिश्रा पर जो चलाया जा रहा था वो इंपीचमेंट चलाया जा रहा था कि रिमूवल किया जाए। बिल्कुल, वो योग्यता को पूरा करते रहे होंगे, लेकिन जब इसके अंदर हैं ना अभी आप बात नहीं समझे। वरिष्ठता क्रम हर जगह से नॉमिनेट्स भी किया जाएगा, लेकिन जो यहां पर 30 जज दिखाई दे रहे हैं इनमें वरिष्ठता क्रम कॉलेजियम सिस्टम ही चलेगा और उस कॉलेजियम सिस्टम को पूरे इंडिया में भी चेक किया जा रहा होता है। तो उसी के आधार पर यहां जज आ रहे होते हैं, तो उस कॉलेजियम में उनका वरिष्ठता होगी, उनकी योग्यता, इन सबको पैमाना देखकर उसके बाद केंद्र सरकार की उसमें सलाह भी होती है। फिर केंद्र सरकार की सलाह के साथ सुप्रीम कोर्ट की सलाह मेन माने रखेगी ताकि कॉलेजियम सिस्टम डिस्ट्रॉय न किया जा सके। क्योंकि आर्टिकल नंबर 50 में आपने क्या किया था? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण डोंट गोइंग टू बिकम इंटरप्रिटेट।
अगर इंटरप्रिटेट कर दिया तो आपने एक शब्द लिख रखा है भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, फिर स्वतंत्रता रह कहां गई? अगर इस इंस्टीट्यूशन की आपने स्वतंत्रता ही समाप्त कर दी तो इसका मतलब फिर मनमाने तरीके से आप फैसले दिलवाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति। यहां पर पहला पॉइंट लिखना, उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई। हो गया। कल मैंने कहा था राष्ट्रपति का काम, उपराष्ट्रपति का काम, तो मैंने कहा था उपराष्ट्रपति का यही काम है कि उसका कोई काम नहीं है। ठीक, उसका काम सिर्फ उस समय आएगा जब आकस्मिक तौर पर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए। तो जब राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने लगा तो एज ए प्रेसिडेंट वर्क कर रहा होगा या नहीं? कंफर्म। तो कर्तव्यों का सिर्फ निर्वहन इसे करना है कब? जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक स्थिति में रिक्त हो। तो इस समय तो राष्ट्रपति का पद रिक्त दिखाई नहीं देता। आपने एक शख्स को वाइस प्रेसिडेंट बना रखा है तो वो कुछ काम तो करे, तो उसे राज्यसभा का सभापति बनाते हैं। कंफर्म। तो हमेशा एक बात याद रखना, जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। इसका मतलब राज्यसभा का जो सभापति है ये पदेन पद है या नहीं, कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही सभापति होगा? कंफर्म। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मीन्स उपराष्ट्रपति हटा तो देखो सभापति भी हट लिया या नहीं? ठीक। तो नेक्स्ट में लिखना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति। हाँ हाँ, उपराष्ट्रपति पद की लेगा, क्योंकि इलेक्शन किस चीज का हुआ था? उपराष्ट्रपति का। तो शपथ भी किस बात की लेनी होगी? उपराष्ट्रपति की। राइट। लेकिन अब उपराष्ट्रपति का काम क्या है कि जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करे। तो 5 साल तक इंतजार करे कि हे भगवान एक बार ये गुजर जाता तो मैं आ लेता। तो ऐसी बात तो है नहीं। तो खाली तो नहीं, क्या जिस चीज का काम करेगा। जैसे आप इंजीनियर हो और आपको मैं टीचिंग पर लाकर खड़ा कर दूं, इंजीनियर का काम करते हो तो इंजीनियर की देता। ठीक। सभापति का काम कर रहे हो सभापति का, लेकिन उसके कॉलम में वाइस प्रेसिडेंट की उसे मिल रही होती है क्योंकि उसके नाम के आगे वाइस प्रेसिडेंट जोड़ा गया है। कंफर्म। हाँ, उपराष्ट्रपति न रहे तो सुप्रीम कोर्ट रहा किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, वो भी न रहा तो उससे नीचे वाला न्यायाधीश, वो भी न रहा तो उससे नीचे 31 हैं और ले आएंगे, तब तक चुनाव करवा लेंगे। क्यों सबको हटा रहे हो? संसद भवन पर दोबारा हमला नहीं होने देंगे। ठीक है। नेक्स्ट में किनके आर्टिकल्स पूछ रहा होता है कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल नंबर 63, अनुच्छेद नंबर 63। आर्टिकल नंबर 63 में लिखा है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इस आर्टिकल को भी कई बार पूछा जा चुका है क्योंकि इसके दो ही काम दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपने उपराष्ट्रपति बना दिया, और उपराष्ट्रपति को बनाया क्या था? राज्यसभा का पदेन सभापति। पूछा जाए इस बात की व्यवस्था कहां की गई, तो आर्टिकल नंबर 64 में कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल नंबर 64 में लिखना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
अब इसका कार्य देख लें तो यहां पर तो ये सभापति का कार्य कर रहा है, लेकिन इसका प्राइम टारगेट क्या था? उपराष्ट्रपति पद बनाने का। इसलिए था कि अगर आकस्मिक पद रिक्त हो जाए राष्ट्रपति का या वह अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और इस बात की व्यवस्था हम करेंगे आर्टिकल नंबर 65 में। लिखना, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा। इसका सिर्फ एक आर्टिकल और, आर्टिकल नंबर 66। आर्टिकल नंबर 66 का काम होगा कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कर ले। कंफर्म? तो आर्टिकल नंबर 66 में लिखना उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन तो आर्टिकल नंबर 66 में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेगा। ठीक, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव की हम बात कर रहे थे तो राष्ट्रपति के चुनाव में कितने लोगों ने वोट दिया था? मींस संसद के निर्वाचित सदस्यों ने, मनोनीत वालों ने तो भाग नहीं लिया था। फिर हम नेक्स्ट कॉलम पर गए थे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों ने। हमने वहां विधान परिषद की बिल्कुल चर्चा नहीं की थी। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में सांसद और विधायक वो वोट दे रहे थे जो निर्वाचित होकर आए थे, उन्होंने मतदान किया। तो यहां पर अब हमें देखना होगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटिंग कौन कौन करेगा। तो लिखना नेक्स्ट में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य के आगे ब्रैकेट में लिख लेना निर्वाचित एवं मनोनीत सभी भाग लेंगे। तो यहां पर सिर्फ संसद के सदस्य ही वोटिंग कर रहे होते हैं, यहां पर विधानसभा विधान परिषद जैसी कोई चीज नहीं होगी। और सभी सदस्य मींस निर्वाचित भी और मनोनीत सदस्य भी। नेक्स्ट पॉइंट में अगर निर्वाचन की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने प्रस्तावक की जरूरत थी? 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक। लेकिन यहां पर 20 प्रस्तावक चाहिए होंगे और 20 समर्थक। 20 प्रस्तावक जो इनके नाम का प्रपोजल रख सके और 20 इनके नाम का समर्थन करने वाले होने चाहिए। क्योंकि चुनाव हो रहा है तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या राष्ट्रपति का चुनाव हो, जब संविधान में इनकी चर्चा की गई है
तो इनके चुनाव को कंडक्ट कराने का काम भारतीय निर्वाचन आयोग का ही होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। लेकिन चुनाव के दौरान अगर किसी प्रकार का विवाद होगा तो इस प्रकार के विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाएगा। कंफर्म? तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव के विवादों का अंतिम रूप से निपटारा, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का अंतिम रूप से निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो गया। नेक्स्ट में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, अच्छा आज कम लोग हैं, सभी लोग रहेंगे, मंडे को करवा दूंगा, याद नहीं रहा। ठीक है, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। देखो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करें तो हमें आर्टिकल नंबर 74 और आर्टिकल नंबर 75 दो अनुच्छेद देखने पड़ेंगे। आर्टिकल नंबर 74 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राष्ट्रपति की कार्य में सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अगर पूछा जाए मंत्रिपरिषद शब्द का जन्म किस अनुच्छेद में हुआ है तो आर्टिकल नंबर 74 में सबसे पहले मंत्रिपरिषद शब्द की बात की जाती है। ये जो मंत्रिपरिषद है ये एक ब्रिटिश प्रणाली है जो भारत में एडॉप्ट की गई, क्योंकि आपने संसदीय प्रणाली कहां से ली थी? ब्रिटेन से ली थी। तो सेम आपने मंत्रिपरिषद का कॉलम ब्रिटेन से लिया। तो हम नेक्स्ट में देखते हैं, सबसे पहले तो देखेंगे आर्टिकल नंबर 74, अनुच्छेद नंबर 74। तो आर्टिकल नंबर 74 में ही मंत्री शब्द जो मंत्रिपरिषद शब्द है सबसे पहले इंट्रोड्यूस होगा। तो लिखना राष्ट्रपति के कार्य में सहायता एवं सलाह, राष्ट्रपति के कार्य में सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति के कार्य में सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मिस ये काउंसिल है, मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल। तो देखो यहां पर अब हम क्या देखें, शब्द क्या दिखाई दिया? मंत्रिपरिषद। ठीक, अगर पूछे मंत्रिपरिषद शब्द का जन्म किस अनुच्छेद में तो याद रखना है आर्टिकल नंबर 74 में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी है कि पहली बार मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग कहां हुआ है। ठीक, तो नेक्स्ट में हमें क्या ध्यान देना है कि मंत्रिपरिषद शब्द एक ब्रिटिश प्रणाली है, सिस्टम। ठीक, तो यहां पर लिख देना मंत्रिपरिषद एक ब्रिटिश प्रणाली। मंत्रिपरिषद एक ब्रिटिश प्रणाली है। सिस्टम नजर आया या नहीं? अगर सिस्टम नजर आया तो आपसे अगर यह पूछे कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, कंफर्म। जब आपसे यह कहे कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है और ऑप्शन में दे दे राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या इनमें से कोई नहीं, किसके द्वारा होगा? किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि एक सिस्टम है और सिस्टम की नियुक्ति नहीं की जा सकती। लोगों की नियुक्ति से सिस्टम बनता है। मंत्रिपरिषद कोई व्यक्ति थोड़ी है कि राष्ट्रपति ने नियुक्ति कर दी।
मंत्रिपरिषद की नियुक्ति नहीं होती, क्योंकि क्या है, ये प्रणाली है, सिस्टम। नेक्स्ट में लिखना सादा बात। समझ में आ रहा है या नहीं? आज आप लोग वैसे 4 लोग बचे हुए हो। सादा बात। ओके ओके, ठीक। तो अब हम यहां पर देखें, मंत्रिपरिषद एक ब्रिटिश प्रणाली नजर आती है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति नहीं हो सकती। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति नहीं होती क्योंकि यह एक प्रणाली या सिस्टम है। फिर मैंने आपसे यह कहा था कि राष्ट्र में कोई भी गंभीर मुद्दा हो या किसी मुद्दे पर बात करनी हो तो मंत्रिपरिषद की बैठक कभी नहीं होती। बैठक हमेशा किसकी होती है? मंत्रिमंडल की। तो यहां पर लिख लेना, मंत्रिपरिषद की बैठक कभी नहीं होती। मंत्रिपरिषद की बैठक कभी नहीं होती। नेक्स्ट में, बैठक सदैव किसकी होगी? मंत्रिमंडल की। बैठक सदैव मंत्रिमंडल मीन्स कैबिनेट। बैठक सदैव कैबिनेट या मंत्रिमंडल की होती है। बैठक सदैव मंत्रिमंडल या कैबिनेट की होती है। लिख चुके? ठीक। अब इस मंत्रिपरिषद के कॉलम को देखें कि इस मंत्रिपरिषद का मतलब क्या हो। जब इसे हम कह रहे हैं कि ये एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम को बनाकर देखें तो देखो मंत्रिपरिषद के अंदर चीज क्या क्या नजर आ रही होंगी। जैसे हमने लिखा मंत्रिपरिषद और कहा कि मंत्रिपरिषद एक ब्रिटिश प्रणाली है, तो देखो इस प्रणाली में कौन कौन आएगा। मंत्रिपरिषद के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक। मंत्रिपरिषद का पहला भाग क्या दिखाई देगा? मंत्रिमंडल। या कैबिनेट। और हमने अभी क्या लिखा था? बैठक सदैव किसकी होगी? मंत्रिमंडल की, ठीक। फिर देखो इस मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट दिखाई देती, इस कैबिनेट के अतिरिक्त भी मंत्री होते हैं। जैसे मैं देखूं राज्य मंत्री, और कई बार लिखा जाता है स्वतंत्र प्रभार। कंफर्म। अब इसे हम कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे नहीं सकते, दिया नहीं जा रहा था। कैबिनेट में इसके ऊपर कोई मिनिस्टर नहीं दिखाई देता, तो इसको हमने कह दिया राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कंफर्म। लेकिन देखो जैसे रक्षा मंत्री हो तो रक्षा मंत्री कैबिनेट का पद है, तो रक्षा मंत्री कैबिनेट हो गया या नहीं? मैं कहूं रक्षा राज्य मंत्री कौन है? स्वतंत्र प्रभार हटा दो, मैंने क्या कहा? रक्षा राज्य मंत्री। इस समय कौन है रक्षा राज्य मंत्री? विपिन रावत, राइट। अब देखो अगर आपको ये रक्षा राज्य मंत्री नजर आ रहे हैं तो एक खास बात देखो, स्वतंत्र प्रभार नहीं है क्योंकि इनके ऊपर रक्षा मंत्री बैठी हुई हैं, निर्मला सीतारमण। रक्षा मंत्री ना होती और ये होते तो स्वतंत्र प्रभार हो जाते या नहीं? मीन्स इनके पास प्रभार है लेकिन स्वतंत्र रूप से। कैबिनेट मिनिस्टर तो है नहीं, लेकिन रक्षा राज्य मंत्री थे और स्वतंत्र प्रभार, क्योंकि इनके ऊपर कैबिनेट का कोई मिनिस्टर नहीं दिखाई दे रहा था। अगर कैबिनेट का मिनिस्टर है तो इसका मतलब एक राज्य मंत्री होगा जिसके पास स्वतंत्र प्रभार ना हो। क्लियर सी बात समझ में आई? सीतारमण तो आपको नजर आ गई रक्षा मंत्री, तो रक्षा राज्य मंत्री आपको नजर आ गया नहीं, ठीक। कुछ जगह उप मंत्री भी बना दिए जाते हैं, जबकि उप मंत्री की व्यवस्था भारतीय संविधान में है नहीं। जैसे कह देते हो उप प्रधानमंत्री, ठीक।
भारतीय संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन कई बार सपोर्ट के लिए यदि काम का बोझ ज्यादा हो तो सरकार या कैबिनेट फैसला लेकर राष्ट्रपति की सिफारिश से संबंधित व्यक्ति को उपमंत्री बना सकती है। देखो सभी मंत्रिपरिषद का हिस्सा है या नहीं, अकेले ये काम कैसे करे, तो काम करने के लिए इन्हें सपोर्ट चाहिए। तो देखो इन्हें सपोर्ट कौन दे। अगर कोई व्यक्ति है उसने इलेक्शन फाइट किया, हो सकता हो आगरा से उसने इलेक्शन फाइट किया और वो सांसद बन जाता है। संसद भवन में गया तो लोगों को लगा कि इसके पास नॉलेज अच्छी और बड़ा समझदार आदमी है, कम्युनिकेशन पावर भी स्ट्रांग है, इसे देश का रक्षा मंत्री बना देते। लेकिन इसे रक्षा के बारे में क्या पता कि तोप कितनी होती है, कितना कैलिबर होता है, कितने एमएम के इसमें गोले लगेंगे, इनकी रेंज क्या होनी चाहिए, प्रोजेक्ट क्या होगा, कहां से गोला मंगाया जाएगा, किस रेट पर मंगाया जाएगा, समय लगेगा या नहीं। ठीक, तो रक्षा मंत्री तो आपने बना दिया, रैली जनता ने बनाया था, जनता जवाबदेही लेती रही इन अधिकारियों से कि देश कैसे चल रहा है। तो ब्यूरोक्रेट ऑफिसर होते हैं आईएएस। देखना, रक्षा मंत्री तो रक्षा सचिव होगा या नहीं, ये जो रक्षा सचिव होता है ये आईएएस ऑफिसर होता है। एक आईएएस की पहली पोस्ट क्या होती है, आपके डिस्ट्रिक्ट में डीएम बनकर आता है, प्रमोट करेगा, प्रमोट करते करते कमिश्नर एक्सेट्रा जाते हुए जो सबसे अंतिम पद होता है सचिव। ठीक, तो रक्षा मंत्री तो रक्षा मंत्री के साथ रक्षा सचिव, विदेश मंत्री तो विदेश मंत्री के साथ विदेश सचिव, ये किसी भी आईएएस की अंतिम पोस्ट होती है। तो मान के चलो कि वित्त मंत्री तो वित्त सचिव, ये वित्त मंत्री से कम नहीं होता। क्लियर सी बात समझ में आ रही है। सिग्नेचर इन्हीं सचिव के चल रहे होते हैं। सिग्नेचर कौन कर रहा होगा, ये सचिव। देखना दोनों रक्षा मंत्री एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं, तो एक अधिकारी उधर बैठा होगा एक उधर, दोनों सिग्नेचर करके एक दूसरे से फाइल चेंज कर देते हैं। ब्यूरोक्रेट ने सिग्नेचर किया या नहीं, भारत के राष्ट्रपति के नाम पर सिग्नेचर कर रखा है उसने। जो सील लगेगी उस पर लिखा होगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट की सील होगी और वहां पर शेर का स्तंभ दिखाई देगा। तो सचिव लगा रखे हैं या नहीं। तो संसद में इन सब के साथ जो आपने सचिव लगा रखे हैं, ये तो आपके मंत्री के साथ सचिव थे, संसद में अन्य सचिव भी होंगे या नहीं। तो जितने संसदीय सचिव नजर आएंगे ये भी मंत्रिपरिषद का हिस्सा होंगे। हर आईएएस के साथ 4 आईएएस की एक और टीम लगा दी जाती है। देखो ये 5 नजर आने लगे या नहीं। जरूरत पड़ी तो होम मिनिस्ट्री में जाओगे तो उप सचिव की पूरी भीड़ नजर आएगी, 80-80 आईएएस ऑफिसर बैठे हुए हैं, सभी मंत्रिपरिषद का हिस्सा होगा या नहीं। तो यहां पर हम एक कॉलम डालें, जितने संसदीय सचिव भी आपको दिखाई दें संसद में। अब ये संसदीय सचिव मंत्रियों के काम को हल्का करने के लिए है या नहीं, ये भी किसका हिस्सा हो गए, मंत्रिपरिषद का। अब अगर आपने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई तो कैबिनेट के सभी 80-81 मंत्रियों को बुलाओगे, जितने राज्य मंत्री हैं उन्हें बुलाओगे स्वतंत्र प्रभार, फिर राज्य मंत्रियों को बुलाओगे, फिर उप मंत्री को बुलाओगे, सारे संसदीय सचिव को बुलाओगे। तो इन 1000 लोगों की क्या मीटिंग लोगे और क्या निर्णय निकालोगे, नहीं हो सकता ना। देखो इस समय जब भारत पाकिस्तान का मैटर उलझा हुआ था तो आपने न्यूज में देखा होगा कि कैबिनेट की बैठक हो रही है। ठीक है वो सुरक्षा मामलों पर, लेकिन बैठक मैं बता रहा हूं मंत्रिपरिषद की न डालकर जब मंत्री लेवल की बैठक होगी तो वहां पर बैठक क्या दिखाई दे रही होगी, कैबिनेट। अब देखो करेंगे क्या, रक्षा से जुड़ा हुआ मामला था तो कई राज्य मंत्री हैं, सबको मत बुलाओ, बस रक्षा राज्य मंत्री को यहां बुला लो, कंफर्म। तो जितने मिनिस्टर आपको 80-81 नजर आए प्लस एक रक्षा राज्य मंत्री जोड़ दो। ठीक, नेक्स्ट में चले जाओ, कोई उप मंत्री है तो कहे सर कोई उप मंत्री नहीं है रक्षा विभाग में, कहे यहां पर देखो कैसा रक्षा सचिव है, कहीं से बुला लो, कंफर्म। इसके अलावा जिन अधिकारियों की जरूरत होगी जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तीनों सेनाओं के थल सेना अध्यक्ष, तो वो किसी स्पेशल मामले पर। लेकिन जब कैबिनेट की बैठक होगी तो कैबिनेट की बैठक में किसी मामले पर बैठक हो रही होगी, जिस विभाग से संबंधित मामला होगा उस विभाग के राज्य मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उसके आईएएस ऑफिसर को बुलाकर वहां मीटिंग ऑर्गेनाइज कर ली जाएगी। इसलिए मंत्रिपरिषद की बैठक कभी नहीं होती, हमेशा बैठक किसकी होगी, कैबिनेट या मंत्रिमंडल की, कंफर्म। प्रणाली कैसी नजर आई, ब्रिटिश प्रणाली, सेम काम आपके ब्रिटेन में हो रहा होता है। ठीक है, इसे मेंशन कर लेना यूं ही के यूं। फुल फॉर्म बता लेना ढूंढ ढाड़ के, ये भी मैंने भी सुना था सीसीएस की बैठक चल रही है, खैर मैंने भी नहीं किया था। सीसीएस
नहीं, सी से कैबिनेट भी तो हो सकता है, देखेंगे। हाजिर होना होगा, अब किसी वजह से नहीं हो तो हमेशा कोरम होता है। अब 2-4 लोग नहीं पहुंचे तो इसकी वजह से कैबिनेट की बैठक नहीं रोकी जाएगी, लेकिन जिस विभाग का मामला है उस विभाग के मंत्री को तो रहना ही होगा। अगर रक्षा से जुड़ा मामला है तो रक्षा मंत्री को तो मौजूद रहना ही होगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उसके पास और उसके ब्यूरोक्रेट के पास होगी। अब रक्षा से जुड़ा मामला और रक्षा मंत्री गोलो तो ऐसा कैसे चलेगा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसका मतलब कैबिनेट की बैठक हुई थी रक्षा मामलों को लेकर, तो उसमें रक्षा राज्य मंत्री भी शामिल रहा होगा और रक्षा सचिव शामिल रहा होगा। लिख लेना तो बता देना। ठीक, नेक्स्ट में चलो आर्टिकल नंबर 75। मंत्रिपरिषद आ गया, तो मंत्रिपरिषद में एक शख्स प्रधानमंत्री भी आएगा या नहीं। ठीक, तो आर्टिकल नंबर 75 जो है इस देश में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था कर रहा होगा। तो 75 में सिर्फ क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक, तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। क्लियर सी बात समझ में आ रही है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, बाकी कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिख रखा है बहुमत दल के नेता को। तो जो पार्टी बहुमत में हो वो किसी भी व्यक्ति को अपना नेता मान ले तो उसकी नियुक्ति की जा सकती है या नहीं, कंफर्म। तो नेक्स्ट में चलना आर्टिकल नंबर 75। लिखना राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को बहुमत दल यहां से हटा दो, अभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, बस ये लिख लो। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अगर ये पूछे कि प्रधानमंत्री होता क्या है, तो हमें याद रखना है कि प्रधानमंत्री सिर्फ बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। कई बार लिखा जाता है अपने समकक्षों में प्रथम होता है या प्रधान। सभी सांसद ही तो हैं, कंफर्म। और उन सभी सांसदों में सबसे प्रथम नजर आ रहा होगा प्रधान, क्योंकि उसे अपना नेता माना गया है या नहीं। तो प्रधानमंत्री क्या नजर आया, बहुमत दल का नेता। अब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी को इस समय पार्टी बहुमत में कौन सी दिखाई दे रही थी, बीजेपी। अगर बीजेपी पार्टी बहुमत में है तो इस पार्टी ने अपने दल का नेता मोदी को माना होगा। तो मोदी क्या नजर आए, बहुमत दल के नेता, और इनको प्रधान राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवा दी गई होगी। अगर जीतने के पहले मान लिया आपने तो भाई प्रधानमंत्री ये थोड़ी है।
आपने यही एक पार्टी बना ली, कह दो ये मेरा नेता है, तो प्रधानमंत्री थोड़ी बनोगे। मतलब बहुमत दल से है। भारत में तो कई पार्टियां हैं, जो बहुमत में आ जाए मैंडेट लेकर, उसका नेता प्रधानमंत्री है इस देश का। कंफर्म? तो यहां हमेशा हम देखेंगे बहुमत दल का नेता। बहुमत दल के नेता के बाद मैंने यह बताया कि ये पूछे कि कैसा होता है, तो समकक्षों में प्रधान होता है। जितने इसके दिखाई दे रहे हैं सब इसके समकक्ष हैं या नहीं? अब अगर योग्यता की बात कहूं, तो योग्यता के बारे में कोई कॉलम इस तरीके से नहीं लिखा गया कि इसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाओगे। लिखा गया है राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। अगर राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा तो कहीं नहीं लिखा कि वो सांसद भी होना चाहिए, विधायक भी होना चाहिए। कहीं नहीं लिखा रोड पे चलते हुए आदमी को, जो भी पार्टी बहुमत में है, अगर उसने कह दिया ये मेरा नेता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलवानी होगी कि ये रहा प्रधानमंत्री अगला देश का, क्योंकि बहुमत दल ने उसे क्या मान लिया? अपना नेता मान लिया। उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, चाहे लोकसभा का सदस्य बन के आ जाए या राज्यसभा का। अब लग रहा होगा कि लोकसभा का कैसे बन के आए, तो जिस पार्टी ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है उसका कोई सांसद अपना एक पद रिक्त कर सकता है या नहीं? कहता भाई मैंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया, मेरी वाली पोस्ट से प्रधानमंत्री बनेगा तो दुनिया को भूल जाए, मुझे याद रखेगा कि भाई इसने मेरा पद खाली करके अपना मुझे यहां प्रधानमंत्री पद पर रख रखा है। तो नो डाउट 6 महीने के अंदर चुनाव कंडक्ट कराने ही होते हैं लोकसभा के, या कोई भी उपचुनाव 6 महीने के अंदर कंडक्ट हो जाना चाहिए, वो पद रिक्त नहीं रह सकता। तो नेक्स्ट में लिखना राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिसको बहुमत दल ने अपना नेता मान लिया हो। परंतु उस व्यक्ति को 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। कंफर्म? एक जगह प्रधानमंत्री की और बात कर दी जाती है आर्टिकल नंबर 78 में, अनुच्छेद नंबर 78। यहां पर लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सूचना उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। तो प्रधानमंत्री फिर यहां आ गया या नहीं? ठीक, 2 जगह नजर आ रहा होगा। एक तो नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं। जब आप आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 51 तक चलना तो हर अनुच्छेद पता होना चाहिए, और जब भाग 5 में आएंगे तो हम सेलेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है,
तो यहां पर जितने इंपॉर्टेंस आर्टिकल हैं बस वो करोगे, क्योंकि सभी अनुच्छेद की कोई जरूरत नहीं होती। भाग 4 तक एक एक अनुच्छेद याद रखना, भाग 4 के बाद सेलेक्टिव हो जाओगे। तो नेक्स्ट में आ जाओ, आर्टिकल नंबर 78 लिख लो, क्योंकि यहां प्रधानमंत्री के कॉलम में इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री का जिक्र 2 जगह हुआ है। लिखना लिखना राष्ट्रपति को सूचना उपलब्ध कराना, राष्ट्रपति को सूचना उपलब्ध कराना राष्ट्रपति को सूचना उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। राष्ट्रपति को सूचना उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। हो गया? क्यों नहीं करेगा? यह देश संविधान के अनुसार चलता है, मनमाने तरीके से नहीं। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट क्यों बैठा है? पावर डिस्ट्रीब्यूट है यहां पर, चेक एंड बैलेंस बना रहे। एक जगह तो पावर कलेक्ट होने ही नहीं थी, एक बार कलेक्ट हो रही थी, लगा सारी पावर प्रेसिडेंट के पास जा रही है, तुरंत संविधान संशोधन कर दिया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। एक बार लगा कि सारी पावर तो प्रधानमंत्री के पास चली गई, तुरंत आपातकाल लागू करके, क्योंकि अब राष्ट्रपति तो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करेगा और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री था। अब ये तो तानाशाह हो जाता। तुरंत फेरबदल क्या किया कि कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर करेगा। संसद का अनुमोदन आवश्यक है 1 महीने के अंदर, और अनुमोदन मिल गया तो 6 महीने तक, इधर 1 महीने से ज्यादा तो आपातकाल भी नहीं चलेगा। और वो भी 1 महीने तक आपातकाल कब चलेगा? जब पूरी कैबिनेट ने मंजूरी दी हो। इसीलिए जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई कि एक जगह पे पावर मत छोड़ो। अगर एक जगह पे पावर आ गई तो थोड़ी सी पावर लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, और इतनी ज्यादा पावर कैसे बर्दाश्त होगी? तो अगला आदमी तानाशाह न बने, डिक्टेटर न बने, इसलिए पूरी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है जगह जगह पर। अगर ये गैर संवैधानिक काम करेगा तो सुप्रीम कोर्ट इसीलिए तो बैठा है, चेक करने के लिए कि पूरे देश में संविधान के अनुसार काम कहां नहीं हो रहा तो उस इंस्टीट्यूशन का काम क्या है। इन्हीं चीजों पर नजर रखना। नेक्स्ट में आर्टिकल नंबर 76 महान्यायवादी। आर्टिकल नंबर 76 महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें डायरेक्ट पूछ लेता है कि महान्यायवादी किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो आर्टिकल नंबर 76 में। पूछे महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका नाम कौन भेजेगा? मंत्रिपरिषद। क्यों प्रधानमंत्री कहते हो? राष्ट्रपति क्यों प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करे? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करेगा? हमेशा कहो मंत्रिपरिषद, सिर्फ एक जगह मंत्रिमंडल कह देना जब आपातकाल की बात आए। ठीक, तो यहां पर लिख लेना महान्यायवादी की नियुक्ति। महान्यायवादी की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। इसकी भी खास बात यह होगी कि यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति तो मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं कि इसे बीच में नहीं हटाया जा सकता। इसे हटाने के लिए कोई महाभियोग चलाने की जरूरत नहीं है, कोई भी रीजन बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो जैसे मंत्रिपरिषद सलाह देगी, अभी रिक्रूट किया
1 घंटे के बाद हटा सकती है, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, मीन्स जब चाहे तब हटाया जा सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट में लिख लेना, राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है जैसे अगर इसका एकदम फिक्स कार्यकाल होता कि भाई आज रिक्रूट कर दिया तो अब इसी तारीख को हटेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश दिखाई दे रहे थे, लोकसभा आयोग के अध्यक्ष दिखाई दें, जितने ऐसे कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दिखाई दे, तो कैग का भी तो जिक्र किया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, मुख्य चुनाव आयुक्त, उन सबको हटाना है तब तो संसद में इंपीचमेंट लाना पड़ा था। लेकिन इसे हटाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करना, आज बनाया, कल मंत्रिपरिषद को लगता है गड़बड़ी हो गई, इसे नहीं बनाना चाहिए था, अगले को बनाना चाहिए था, बिना रीजन दिए हटा दो। तो राष्ट्रपति ने नियुक्ति दी थी, राष्ट्रपति ने कहा आपकी नियुक्ति खारिज की जाती है, तो इसके लिए किसने मायने रखे थे? राष्ट्रपति ने, कि भाई राष्ट्रपति ने लगाया था, राष्ट्रपति ने हटा दिया, तो प्रसाद पर्यंत पद धारण कर रहा है, हटाने के लिए कोई वजह नहीं देनी। सेम काम राज्यपाल में क्या था, राज्यपाल को राष्ट्रपति चाहे तो आज लगाए, मंत्रिपरिषद ने कहा होगा सर इसे लगा दो, अगले दिन लगता है इसे नहीं रखना चाहिए, अगले दिन हटा देगी कि आपको आपके पद से हटाया जाता है। तो राज्यपाल भी प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जब मर्जी करेगी तब सलाह पर राष्ट्रपति हटा सकता है इन्हें। ठीक, तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरी, अगर इसकी योग्यता की बात कहें तो इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट की जज बनने के लिए जो योग्यता है वही लग रही होती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए योग्यता ये होती है कि आपने कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट में एज ए वकील या अधिवक्ता आपने प्रैक्टिस की हो। तो 10 साल का मतलब एक में ही जरूरी नहीं है, हो सकता हो 5 साल चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, 5 साल दिल्ली हाई कोर्ट में, 10 साल आप अधिवक्ता रहे, या कम से कम 5 साल आप किसी हाई कोर्ट में न्यायिक पद धारण करो, इसका मतलब आप जज रह चुके हो। कंफर्म? तो ऐसे व्यक्ति को यहां पर उसे ही एलाइड माना जाएगा। और दूसरी खास बात क्या होगी कि राष्ट्रपति के नजर में जो बड़ा अच्छा विधि वेदता हो, लगता है कि इसके पास संविधान का बहुत बड़ा ज्ञान है, तो ऐसे व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है। कंफर्म? तो यहां पर सिर्फ हम क्या लिखेंगे पद की योग्यता में, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। जब हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो वहां देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पद के लिए क्या योग्यता चाहिए। कंफर्म? तो यहां पर लिख लेना योग्यता। दूसरा वाला पॉइंट क्लियर से बोल दीजिए एक बार। हाँ, दूसरा वाला पॉइंट क्लियर से अच्छा अच्छा, 5 साल तक जैसे ये किसी हाई कोर्ट में इसने न्यायिक पद धारण किया हो, योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करेंगे तो वहां पर डिस्कस कर लेंगे कि एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, अगर कहे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या फर्स्ट लॉ ऑफिसर, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, और एक बार क्वेश्चन में यह पूछ लिया था कि भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील, ठीक, तो महान्यायवादी या सबसे बड़ा वकील। संसद में जब कोई बहस चल रही हो तो यह व्यक्ति जाता है, ठीक, संसद में अपने विचार रख सकता है, मीन्स संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि संसद में जो भी गया है वो चुनाव जीत कर गया होगा या उसे वहां का सांसद नियुक्त किया गया होगा, यह सांसद तो नहीं है। अगर सांसद नहीं तो वोटिंग करने का भी अधिकार नहीं होगा। तो यहां हमें लिखना है संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संसद की कार्यवाही में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार परंतु
वोट नहीं दे सकता। में संसद की कार्यवाही में जब वोटिंग लागू हो रही होगी तो वहां पर इसका वोट मायने नहीं रखेगा, क्योंकि इसे वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। दूसरी खास बात, भारत सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता। जैसे मैंने कहा भारत सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता, इसका मतलब केस तो लड़ता होगा। ठीक, एक पद पर तो बैठा ही हुआ है, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। जैसे आप गए और आपको लगा कि इसे आपका केस लड़ना चाहिए तो ये आपका केस लड़ सकता है। लेकिन एक खास बात, किसी भी आपराधिक मामले में किसी को बचाने के लिए केस नहीं लड़ रहा होगा। कोई अपराधी पहुंच जाए और कहे मुझे बचाओ, क्योंकि ये भारत सरकार का महान्यायवादी है। निजी प्रैक्टिस के लिए स्वतंत्रता है, लेकिन किसी आपराधिक व्यक्ति का अपराधी की तरफ से केस नहीं लड़ रहा होगा। दो बातें हो सकती हैं, इस व्यक्ति ने अपराध किया है और इस व्यक्ति के साथ किया है, तो अपराधी के तरफ से ना खड़े होकर के इस व्यक्ति के साथ आप खड़े होकर इसका केस लड़ सकते हो। कंफर्म, ताकि इसे न्याय सुनिश्चित किया जा सके। तो निजी प्रैक्टिस पे रोक तो नहीं दिखाई देती। कंफर्म। नेक्स्ट में लिख लेना, कोर्ट में निजी प्रैक्टिस कर सकता है। कोर्ट में निजी प्रैक्टिस कर सकता है। कोर्ट में निजी प्रैक्टिस कर सकता है, परंतु भारत सरकार के विरुद्ध कोर्ट में निजी प्रैक्टिस कर सकता है, परंतु भारत सरकार के विरुद्ध केस नहीं लड़ सकता। हो गया। जैसे सेम काम आपको यहां महान्यायवादी दिखाई दे रहा है। अगर राज्य की बात करूं, यह तो भारत के लिए था। हर राज्य में एक पद होता है आर्टिकल नंबर 165 में, और लिखा जाता है महाधिवक्ता। क्लियर सी बात समझ में? कॉपी का हेड खाली हो तो हेड पर ये दोनों आर्टिकल अलग से लिख सकते हो। 165 में महाधिवक्ता, ये पद कहां होगा? राज्य में। और ये पद आपको कहां दिखाई दिया? इंडिया के लिए। कंफर्म। पूरे भारत सरकार के लिए तो आपको दिखाई दिया महान्यायवादी, और महाधिवक्ता कहां दिखाई दे रहा था? आर्टिकल नंबर 165 में। महाधिवक्ता मीन्स एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, आर्टिकल नंबर 165 में। क्योंकि वो क्वेश्चन कई बार पूछ देता है महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में है, महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है। तो ये जो इंपॉर्टेंस आर्टिकल हैं ये आपको याद ही होने चाहिए। हो गया। भारत सरकार की तरफ से केस लड़ेगा। देखो कैसे, अचानक उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार में किसी मामले को लेकर विवाद हो जाए और मैटर पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो भारत सरकार की तरफ से कौन खड़ा होगा? महान्यायवादी। कंफर्म। और स्टेट की तरफ से कौन खड़ा होगा? महाधिवक्ता। अभी राफेल मामले पर सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो भारत सरकार की तरफ से महान्यायवादी जाकर खड़ा है या नहीं? कि राफेल की तरफ से मैं भारत सरकार की तरफ से बोलूंगा। तो इस समय महान्यायवादी कौन है? वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। ठीक, इस समय महान्यायवादी हैं, क्योंकि चर्चा में है। जब 2-4-6 बार न्यूज़पेपर में नाम चल रहा हो तो इनका नाम याद हो जाना चाहिए कि के वेणुगोपाल इस समय या वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी हैं। के वेणुगोपाल। कंफर्म। तो राफेल मामले पर कल सुनवाई पर यह भारत सरकार का पक्ष रख रहे थे। ये तो राज्य और इनके बीच विवाद की बात थी। हो सकता है कि संबंधित मामला हाई कोर्ट में चल रहा हो, हाई कोर्ट इलाहाबाद में। अगर हाई कोर्ट इलाहाबाद में है तो ये शख्स हाई कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से आएगा,
और राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता होगा, दोनों अपने पक्षों को रखेंगे, लेकिन यह भारत सरकार के खिलाफ कभी केस को नहीं लेगा। कंफर्म? भारत में कितने सातिर चोर पड़े हुए हैं। अभी जब कल चर्चा हो रही थी राफेल मामले पर, तो के वेणुगोपाल जी ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साक्ष्य उपलब्ध कराओ। कहे सारे तो दे रहा हूं सर, लेकिन एक गड़बड़ी हो गई। पूछा क्या? कहे कोई फाइल चोर के ही भाग गया। मतलब भारत में यह हालत है कि रक्षा मंत्रालय से फाइल तक चोरी होकर कोई निकाल ले जा रहा है, तो कितने बड़े बड़े चोर हैं। ठीक, छोटी मोटी चोरियां तो आम बात है, लेकिन रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इन विभागों से अगर फाइल गायब हो रही हैं तो बिना उन अधिकारियों के तो गायब नहीं हो रही। एक मिली भगत हो सकती है कि किसने फाइल गायब कर रखी है, उसमें क्या ऐसी अहम सूचना थी। जब फाइल ही चली गई तो फिर अब रिकॉर्ड आपके पास है कहां, जबकि राफेल पे सरकार को क्लीन चिट पहले ही मिल चुकी थी। इसका मतलब कुछ ऐसे मामले थे जिनको उजागर करना था। जो उजागर करने के लिए फाइल थी वो गोल हो चुकी हैं। जब गोल हो चुकी तो अब तो मिलने से रही। अब ये कहा गया कि उनके खिलाफ हम आपराधिक मामला दर्ज करेंगे। कर लो दर्ज, पहले ये तो पता चले ले कौन गया। भाई आपने दर्ज कर लिया और बता दिया कि आपराधिक मामला दर्ज कर देते हैं, कभी 20 साल के बाद पता चले किसी ने बता दिया, मान लो वो परेशान है, कहे सर मुझे पता है किसने चोरी कर रखी थी, यही लेकर भागा था। अब नाम बता दिया तो प्रूफ भी तो करना होगा। अच्छा ये प्रेम लेकर भागा था। वहां तक पहुंचने के लिए पहले यूपीएससी का एग्जाम दोगे, प्रॉपर आईएएस बनोगे, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बन चुके होगे, उसके बाद एक फाइल लेकर भागे तो फिर क्या भागे। हाँ ठीक, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा संसद या व्यवस्थापिका। मतलब क्या होता है सर? क्या, किस चीज का मतलब? क्लीन चिट का क्या मतलब होता है? जो क्लीन चिट जैसा सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे रही है, निष्पक्ष, बाइज्जत बरी, दोष मुक्त। ठीक है, जब क्लीन चिट दी जाए तो इसका मतलब कि किसी भी प्रकार के आरोप या तथ्य सही नहीं पाए गए संबंधित व्यक्ति पर, और आरोप लगाए गए हैं, दोषी घोषित नहीं हुआ। तो जब तक आरोप सिद्ध नहीं होंगे संबंधित व्यक्ति को दोषी नहीं कह सकते। तो जब आरोप सिद्ध ना हो तो क्लीन चिट दे दी जाती है। ओके सर। ठीक है, हाँ, विधि संबंधी अधिकार मतलब मैं समझा नहीं आपका को। नहीं नहीं, ऐसा आदेश वादेश से कुछ नहीं जारी कर सकता। संसद की कार्यवाही में क्यों गया था? देखो इसलिए गया था, सपोज करो संसद में कोई कानून बनने जा रहा है, वहां पर कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, भारत सरकार समझा रही है कि इस कानून से कोई नुकसान नहीं होने वाला देश को, विपक्ष अड़ गया, तो कानूनी पहलू को रखेगा कौन? एक वकील ही तो रखेगा। तो भारत सरकार का वकील कौन है? महान्यायवादी। तो सदन की कार्यवाही में जाकर सरकार के पूरे पक्ष को रखेगा, इसलिए सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, वाद विवाद करने का अधिकार होगा, प्रश्नों के जवाब देगा। लेकिन जब ये सब होने के बाद अब सदन विचार करेगा ये कानून बनाना है या नहीं बनाना, तो सदन में जितने सदस्य हैं वो वोटिंग करेंगे या नहीं, उसमें इसको वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं होता, सिर्फ कार्यवाही में भाग ले सकता है और वहां पर अपनी बात को रख सकता है। जो संसद या व्यवस्थापिका है नेक्स्ट क्लास से आपकी करूंगा। ओके, या जो व्यवस्थापिका है ये आपका नेक्स्ट सेगमेंट है। जैसे भाग 5 को कई भागों में डिवाइड किया गया है, ए बी सी। तो ए में तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी ये सब थे। बी में आ जाओगे तो सिर्फ एक है, संसद।